हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक अध्ययन में स्वर्णिम भारत का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने मौर्य काल तक का विवरण पढ़ा था और ये शेष भाग जो हम स्वर्णिम भारत का लेकर आए पार्ट 2 के रूप में। इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो इस चैप्टर को सावधानी से और ध्यान से पढ़िएगा। थोड़े चैप्टर कठिन है लेकिन प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको एक अध्यापक के रूप में नियुक्त होना है, तो तैयारी भी उसी प्रकार करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट 2। शुंग वंश की स्थापना किसने व कब की थी? तो ये की थी पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के अंतिम राजा वृहद्रथ का प्रधान सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया था? 2 बार किया था। अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था? पतंजलि, जिनको हम जानते हैं पतंजलि के नाम से, आज दुनिया भर में सभी लोग जानते हैं, वही पतंजलि जो पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित रह चुके हैं। शुंग वंश के शासक देवभूति को उसके किस अमात्य द्वारा 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से हटा दिया गया था? वासुदेव द्वारा। गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में किस राजवंश का शासन रहा है? आंध्र या सातवाहन राजवंश। सिमुक नामक व्यक्ति ने 60 ईसा पूर्व में किस वंश की नींव रखी थी? सातवाहन वंश की, जिसको आंध्र वंश भी कहते हैं। उसकी नींव किसने रखी थी? सात सिमुक नामक व्यक्ति ने। सिमुक के राज्यकाल 37 ईसा पूर्व के बाद सातवाहन वंश का शासक कौन बना था? शातकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश के किस शासक की राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, पैठन नामक नगरी थी? शातकर्णी प्रथम, जो कि सातवाहन वंश का था। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो कि किस नदी के किनारे स्थित थी? गोदावरी नदी के किनारे, जिसे वर्तमान में पैठन कहा जाता है। महाराष्ट्र के शक वंश को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी क्षत्रप वंश के नाम से जाना जाता है। सातवाहन वंश का 23वां शासक कौन था जिसने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट कर दिया था? गौतमी पुत्र शातकर्णी। कौन था ये? गौतमी पुत्र शातकर्णी, ये ध्यान रखना, 23वां शासक। अब जो सातवाहन वंश के शासक हैं, उन शासकों के अधिकतर नाम शातकर्णी के रूप में आते हैं, क्योंकि शातकर्णी एक प्रसिद्ध राजा हुआ है, तो सभी ने अपने नाम के पीछे शातकर्णी लगाना शुरू करते हैं, लेकिन उनको पहचान होती है उनके माता या पिता के नाम से, जैसे कि इसकी पहचान है गौतमीपुत्र शातकर्णी। तो ऐसा हमें याद रखना है। 23वें जो शासक थे वो कौन थे? गौतमीपुत्र शातकर्णी थे। उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से किसने विवाह किया था? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने विवाह किया था। सातवाहन वंश के किस शासक की मुद्राओं पर जलपोत अंकित है, जो उसके साम्राज्य का विस्तार समुद्र तक होने का संकेत है? 27वां शासक था यज्ञश्री शातकर्णी। यज्ञश्री शातकर्णी की मुद्राओं पर क्या अंकित है? जलपोत, जलयान जिनको कहा जाता है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किस वंश की देन है? ये सातवाहन वंश की देन है। अग्रहार यानी कि अनुदान करना। सातवाहन वंश के राजाओं द्वारा कार्ले का चैत्य का निर्माण कहाँ करवाया गया था? महाराष्ट्र में। या कार्ले का चैत्य का निर्माण किसने करवाया? सातवाहन वंश के राजाओं द्वारा। गुप्त साम्राज्य का शासन कब से कब तक रहा? 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के पुत्र घटोत्कच ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने किस प्रशस्ति में स्वयं को श्रीगुप्त का पौत्र कहा है? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने स्वयं को जो है श्रीगुप्त का पौत्र कहा है। घटोत्कच के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का शासक बना था घटोत्कच के बाद 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी पदवी धारण की थी? महाराजाधिराज की। महाराजाधिराज या महाराजाधिराज की पदवी किस गुप्त शासक द्वारा धारण की गई थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की किस राजकुमारी से विवाह किया था? कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाए गए गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है 319 ईस्वी।
जो आपकी बुक है कक्षा 10वीं की, इस बुक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाए गए गुप्त संवत का समय क्या दिया गया है? 319 ईस्वी। तो जो बुक में दिया गया है 10वीं की पुस्तक में, उसी को हमें ध्यान रखना है। हरिशयन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। इलाहाबाद प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिशयन के द्वारा। इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंश का कौन सा शासक था जो कभी पराजित नहीं हुआ? समुद्रगुप्त जो था वो कभी पराजित नहीं हुआ। ये कहां पर उत्कीर्ण किया गया? इलाहाबाद प्रशस्ति में। जो किसने लिखी थी? हरिशयन ने। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ के सिक्कों पर क्या उत्कीर्ण करवाया गया था? तो अश्वमेध के सिक्कों पर जो है अश्वमेध पराक्रम अंकित करवाया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। कविराज की उपाधि से अलंकृत किस शासक की वीणा बजाती हुई आकृति सिक्के पर अंकित है? समुद्रगुप्त की। कविराज की उपाधि भी किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को दी गई है। इनकी जो मुद्राएं थी उन पर जो है वीणा बजाती हुई इनकी मूर्ति कह दो या आकृति कह दो अंकित की गई है। समुद्रगुप्त किस देवता का भक्त था? ये विष्णु जी के भक्त थे। समुद्रगुप्त के किस पुत्र के नाम देवराज या देवगुप्त मिलते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये एक महान शासक रहा है 380 से 412 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे किया था? वाकाटक के राजा रुद्रसेन से। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन सी थी? उज्जैन इनकी दूसरी राजधानी थी। शकों पर विजय प्राप्ति के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब ये भी पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश के किस शासक द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुजरात व पश्चिमी मालवा को किस गुप्त शासक द्वारा जीता गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को जो है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गुप्त शासक द्वारा करवाया गया था? ये करवाया था स्कंदगुप्त द्वारा। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? मौर्यों ने करवाया था। स्कंदगुप्त का समय क्या है? 455 से 467 ईस्वी। इन सब की जानकारी किसमें मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख में। गुप्त सम्राट किस धर्म को मानते थे? वैदिक धर्म। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए चीनी यात्री फहायान के अनुसार गुप्त साम्राज्य की राजकाज की भाषा कैसी थी? तो संस्कृत भाषा थी उनकी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फहायान भारत आया था। कोशकार अमर सिंह, कालिदास, शूद्रक और विशाख दत्त का संबंध किस काल से है? ये सब गुप्त काल के हैं। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त का नामक विद्वान भी किस काल के हैं? गुप्त काल के हैं। दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल की देन है? यह भी गुप्त काल की देन है। गुप्त काल में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है? 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन गुप्त काल में हमें मिलता है। गुप्त युग में कायस्थ किस रूप में जाना जाता था? ये एक वर्ग के रूप में जाना जाता था। गुप्त काल में पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर किसका प्रथम अधिकार होता था? पत्नी का। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस नागवंश की कन्या से विवाह किया था? कुबेर नागा नामक नागवंश की कन्या से चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया था। और इनकी पुत्री थी प्रभावती, जिससे वाकाटक के राजा से विवाह जिसने किया था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार हूणों को किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है? अशोक वर्धन। महमूद गजनवी के समय कन्नौज का शासक कौन था? राज्यपाल। महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था उस समय कन्नौज का शासक था राज्यपाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्धन वंश को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। शिव भक्त पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना कहाँ की थी? थानेश्वर, दिल्ली। प्रभाकर वर्धन, अब थानेश्वर जो वर्तमान में हरियाणा है। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? ये सब पुष्यभूति वंश के शासक थे। देखो पीछे वर्धन लगा हुआ है तो इनको वर्धन वंश भी कहा जाता है। बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में
वर्धन वंश के किस शासक का वध किया गया? राज्यवर्धन का। गौड़ शासक शशांक ने जो है राज्यवर्धन का वध किया था। कब किया था? 606 ईस्वी में। राज्यवर्धन के छोटे भाई थे हर्षवर्धन ने कब से कब तक शासन किया? 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। वर्धन वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय वर्धन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने 620 ईस्वी में किस शासक को की सेना को नर्मदा नदी पार करने से रोका था? हर्षवर्धन की सेना। सूर्य और शिव के उपासक हर्षवर्धन ने कौन सी पदवी धारण की थी? महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी हर्षवर्धन। प्रत्येक 5 वर्ष में गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग में किस शासक द्वारा दान देने हेतु महोत्सव का आयोजन किया जाता था? हर्षवर्धन द्वारा। प्रत्येक 5 वर्ष में कौन सी नदियों के किनारे? गंगा और यमुना नदी के संगम पर। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित किए जाने वाले छठे महोत्सव में कौन सा चीनी यात्री सम्मिलित हुआ था? वेन्त्सांग सम्मिलित हुआ था छठे महोत्सव में। पाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गोपाल को। पाल वंश का उद्भव कब हुआ? 750 ईस्वी में। कहा हुआ? बंगाल में। पाल वंश का दूसरा शासक कौन था? धर्मपाल। पाल वंश की राजधानी पाटलिपुत्र को देवपाल ने कहा स्थानांतरित कर दिया था? बंगाल में। जो देवपाल था उसने राजधानी कहाँ ले गया? वो बंगाल ले गया, पाटलिपुत्र से। सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत किस पाल वंशीय शासक के दरबार में बौद्ध विहारों की अनुमति लेने आया था? देवपाल के दरबार में आया था सुमात्रा जो था, वहां का राजा बालपुत्र का दूत जो था देवपाल के दरबार में बौद्ध विहारों को बनाने की अनुमति लेने आया था। देवपाल का शासनकाल क्या है? 810 से 850 ईस्वी। 10वें पाल राजा नयपाल के शासनकाल में किस बौद्ध भिक्षु ने तिब्बत की यात्रा की थी? अतिशा नामक बौद्ध भिक्षु था, उसने जो है तिब्बत की यात्रा की थी। वहां के राजा ने आमंत्रण दिया था उस समय। पाल युग के जलाशयों के अवशेष किस जिले में आज भी विद्यमान है? दीनापुर में। पाल युग के जो जलाशय हैं दीनापुर में आज भी देखने को हमें मिलते हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंतित दुर्ग ने। कब की थी? 736 ईस्वी में। राष्ट्रकूट वंश में कुल कितने शासक हुए हैं? 14 शासक हुए हैं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी दंती दुर्ग ने कहा स्थापित की? नासिक। दंती दुर्ग ने राजधानी कहां स्थापित की थी? नासिक में। चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्ति वर्मा द्वितीय को किसने पराजित किया था? दंती दुर्ग ने पराजित किया था कीर्ति वर्मा द्वितीय को। चालुक्यों का अंतिम शासक था। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। कैलाशनाथ मंदिर कहां पर? एलोरा में। किसने निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था? चौथा शासक था ध्रुव, जिसने राष्ट्रकूट वंश के गुर्जर प्रतिहार शासक ने जो वत्सराज को पराजित किया था। नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल को किस शासक ने पराजित किया था? ये गोविंद तृतीय ने पराजित किया था। राष्ट्रकूट वंश का 5वां शासक था गोविंद तृतीय, जिसने नागभट्ट द्वितीय को और पाल वंश के राजा धर्मपाल को पराजित किया था। राष्ट्रकूट वंश के शांति प्रिय शासक किसे माना गया है? अमोघ वर्ष को, जो कि छठा शासक था। इसने कितने वर्षों तक राज किया? लगभग 64 वर्षों तक अमोघ वर्ष ने राज किया था। अमोघ वर्ष ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? मान्यखेत या मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। अरब यात्री सुलेमान ने किस शासक की तुलना विश्व के महान शासकों में की? अमोघ वर्ष की तुलना जो है सुलेमान जो कि अरब यात्री था उसने विश्व के महान शासकों में की है। राष्ट्रकूट वंश के शासकों कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय ने कन्नौज के किस शासक को पराजित किया था? महिपाल को पराजित किया था, जो कि कन्नौज का शासक था। इसको कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय ने कन्नौज के महिपाल को पराजित किया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्क द्वितीय।
राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक। अब देखिए परीक्षा में प्रथम और अंतिम तो हमें कम से कम याद रखना ही है, क्योंकि इसमें राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, कुषाण, हूण, बहुत सारे वंश इसमें आते हैं और थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये सब एक दूसरे के समय के हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना है। और प्रथम और अंतिम को तो विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। और महत्वपूर्ण युद्ध जो हुए हैं, किसने स्थापना की, इन प्रश्नों को परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय को किसने व कब पराजित किया था? चालुक्य शासक तेलप ने पराजित किया था 973 ईस्वी में। राष्ट्रकूट वंश के शासकों को अरबों द्वारा क्या संज्ञा दी गई है? बलहरा या बलराज की संज्ञा दी गई है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। 725 ईस्वी में इसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। गुजरात क्षेत्र में स्थापना होने के कारण इसको गुर्जर प्रतिहार वंश कहा गया। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम सम्राट की पदवी धारण की थी? वत्सराज ने। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को कब अपनी राजधानी बनाया था? 816 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा भोज का उपनाम क्या था? मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है राजा भोज का उपनाम था। अरब यात्री सुलेमान किसके काल में भारत आया था? राजा भोज प्रथम के काल में भारत आया था। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन थे? राजशेखर। महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षण कौन था? महेंद्रपाल जो था। इस महेंद्रपाल नामक राजा के दरबार में जो राजशेखर नामक महाकवि रहते थे। कन्नौज के राजा राज्यपाल को मारने के लिए किसके नेतृत्व में राजपूतों का संगठन बना था? कालिंजर के चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राज्यपाल को मारने के लिए एक संगठन बना था। क्योंकि कन्नौज पर जो है बाहरी विदेशी आक्रमण हुआ था और उस बाहरी आक्रमण उस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और बाहरी आक्रमण के कारण उस राज्यपाल ने जो है वहां से भाग गया था कन्नौज से, और इसके कारण राजपूतों ने एक संगठन बनाया जिसके अध्यक्ष एक तरह से चंदेल राजा गंड थे। राज्यपाल के बाद कन्नौज की गद्दी पर किसे बिठाया गया? त्रिलोचन पाल को। गुर्जर प्रतिहार वंश ने किस विदेशी ताकत को भारत में अपने पांव नहीं जमाने दिए? अरबों के पांव जो भारत में नहीं जमाने दिए। दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्य कौन कौन से थे? चोल, पांड्य और चेर। ये दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्य। भारत में तमिल भाषी वंश कौन सा था? चोल वंश। तमिल भाषा में तिरुवल्लुवर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कुरल। चोल वंश के किस राजा ने पुहार नगर की नींव रखी थी? करिकाल ने। कावेरी नदी पर किस चोल राजा ने सिंहल के युद्ध बंदियों से बांध का निर्माण करवाया था? करिकाल। करिकाल ने जो है कावेरी नदी पर चोल राजा सिंहल जो था उससे युद्ध जीत गया था और युद्ध बंदियों से जो कावेरी नदी पर बांध का निर्माण करवाया था। चोलों की राजधानी उरगपुर को करिकाल ने कहा स्थानांतरित कर दिया था? कावेरी पत्तनम। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरा। चोल राज प्रथम ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तंजौर को। राज प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया। राज प्रथम ने तंजौर में भगवान शिव को समर्पित किस मंदिर का निर्माण करवाया था? राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो बृहदेश्वर मंदिर कहलाता है। गंगे कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड की उपाधि धारण की थी 1016 से 1044 तक इसका शासनकाल है। गंगा नदी के क्षेत्र का विजेता कहलाता है गंगे कोंड। कोप्पम का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? राजाधिराज और सोमेश्वर के मध्य हुआ था। चोलों का प्रशासन किस प्रणाली पर आधारित था? ग्राम पंचायत प्रणाली पर। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था? कासु। कासु सोने का सिक्का कितने औंस का होता था? 16 औंस का। राजराजेश्वर मंदिर किस शैली का मंदिर है? द्रविड़। द्रविड़ भारत में नहरें किस वंश की देन है? सॉरी, दक्षिण भारत में नहरें किस वंश की देन है? चोल वंश की। चोल युग की नटराज शिव की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है? कांसे की बनी हुई है। चोल काल का चिदम्बरम मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास कब हुआ था? चोल युग में। चोल युग में संपत्ति का अधिकार किसका होता था? स्त्रियों का।
पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कांची के विष्णु गोप को जो है पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया? महेंद्र वर्मा प्रथम द्वारा। नरसिंह वर्मा ने पुलकेशिन द्वितीय को कब पराजित किया था? 642 ईस्वी में। नरसिंह वर्मा को महामल्ल भी कहते थे। पांच रथ मंदिर का है? महाबलीपुरम में। मामल्लपुरम या महाबलीपुरम की स्थापना किसने करवाई थी? पल्लव राजाओं ने, तमिलनाडु। विक्रमादित्य द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कब की? 973 ईस्वी में। विल्हण ने विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन पर आधारित किस ग्रंथ की रचना की थी? विक्रमांक देवचरितम विल्हण ने की थी विक्रमादित्य छठे जो विक्रमादित्य हुए उनके जीवन पर आधारित विक्रमांक देवचरितम की। इनका उपनाम विक्रमांक भी है। हिंदू कानून के ग्रंथ मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर है। मध्य एशिया की शक जनजाति किस दर्रे को पार करके भारत आई थी? बोलन दर्रे को पार कर। कालकाचार्य कथानक में शकों को क्या कहा गया? सगकुल या शककुल कहा गया। मावेज एवं एजेज कहाँ के शक शासक थे? तक्षशिला के। मथुरा के सिंह शीर्षक लेख में शक शासक राजबुल को किस नाम से संबोधित किया गया है? महाक्षत्रप। पश्चिमी भारत में शकों के शहरात वंश के शासक कौन थे? नहपान और भूमक। जोगल थाम्बी से मिले सिक्कों के अनुसार गौतमी पुत्र शातकर्णी ने किस शासक को पराजित किया था? नहपान को पराजित किया था गौतमी पुत्र शातकर्णी ने। तो इसको गौतमी पुत्र शातकर्णी को शहरात वंश का उन्मूलक किस लेख में किया गया? नासिक लेख में किया गया शहरात वंश का, क्योंकि इन्होंने जो है जोगल थाम्बी से मिले सिक्कों के अनुसार हमें ज्ञात होता है कि इन्होंने नहपान को पराजित किया था, इसीलिए नहपान को पराजित करने के कारण शहरात वंश का उन्मूलक कहा गया है। उज्जैनी के शक राजवंश की स्थापना किसने की थी? चस्टन ने। किस जाति को बर्बर जाति या दैत्य जाति कहा जाता है? हूणों को। किस हूण शासक ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी? तोरमाड़ ने। हूण शासक मिहिर कुल की राजधानी क्या थी? सियालकोट। मालवा के किस शासक से पराजित होकर मिहिर कुल कश्मीर चला गया था? यशोधर्मा से पराजित होकर। यूची या तोचेरियन किस वंश को कहा गया है? कुषाण वंश को। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसस प्रथम जो है कुषाण वंश का संस्थापक था। इसका शासनकाल है 15 ईस्वी से 65 ईस्वी। किस शासक की मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्माग्राही व नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति अंकित है? विम कडफिस द्वितीय। भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के किसने चलाए थे? विम कडफिस द्वितीय ने ही चलाए थे। कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण वंश के किस शासक के समय हुआ था? कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? पेशावर, जिसको पुरुषपुर कहते हैं, और दूसरी राजधानी मथुरा। कनिष्क द्वारा शक संवत कब चलाया गया था? 78 ईस्वी में। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर किस नगर की स्थापना की थी? कनिष्कपुर की। कनिष्कपुर की खड़ी मूर्ति अंकित सोने की मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है? मां स्थान बोगरा से प्राप्त हुई। कनिष्क की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? मथुरा से। वेदी पर बलि देते हुए तांबे की मुद्रा किस शासक की है? यह भी कनिष्क की है। अश्वघोष, गणितज्ञ नागार्जुन, चिकित्सक चरक, ये सब किसके राज दरबार में थे? कनिष्क के राज दरबार में थे, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म की किस शाखा का अभ्युदय कनिष्क के समय हुआ था? महायान। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, महायान और हीनयान। तो महायान का विकास जो है कनिष्क के समय हुआ था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना का संबंध किस राज्य से? गुजरात से। तो इस प्रकार ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10 की जो पुस्तक है उसका स्वर्णिम भारत नामक अध्याय का आखिरी भाग था। आगे के अध्यायों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।